हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। दोस्तों डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई एक मीडियम है, डेंसर मीडियम, और कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हो, तो होता क्या है, जैसा पहले भी हमने बता चुका है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसका पाथ लाइन ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर किसी और पाथ पे चली जाती है, यानी रिफ्रैक्शन होता है। और दो मीडियमों में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग, दूसरे मीडियम में अलग होती है। दोनों मीडियमों में स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होता है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू टू मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इंटर लिख दिया गलती से, यहाँ पर होगा इन टू मीडियम। ओके, तो अब बात करते हैं, अगर जैसे मैंने कहा कि अभी दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1n2 या 2n1 से रिप्रेजेंट करते हैं। डिपेंड करता है लाइट किस मीडियम से किस मीडियम की ओर जा रहा है। अगर पहले से दूसरे में जा रहा है तो 1n2 लिख सकते हैं, इससे दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। और अगर दूसरे से पहले में है तो 2n1 लिख सकते हैं आप। v1/v2, यहाँ बात करते हैं पहले मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए। 1n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है इक्वल्स टू v1/v2, दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस। इसको v2/v1 भी लिख सकते हैं अगर ये 2n1 आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो। जैसा हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो v1/v2 दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है, वो एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशियो के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1n2 इक्वल्स टू v1/v2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, हम कह सकते हैं कि जिस मीडियम में लाइट जाती है, एक मीडियम से आती है दूसरे मीडियम में जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो पहले मीडियम के कंपेयर में हाउ मच टाइम बेंड हो जाएगा या उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो इट रिप्रेजेंट्स दैट हाउ मच टाइम द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विल बी एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। चलिए अब बात कर लेते हैं हम दूसरे टॉपिक की, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर हम मान लें कि कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम to the speed of light in second medium is called relative refractive index of the second medium। फार्मूला यहाँ से पक्का 1 और 2 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि लाइट पहले से दूसरे मीडियम में जाता है, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, नॉट फर्स्ट मीडियम, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है, लाइट पहले मीडियम से आई दूसरे मीडियम में गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, और ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल। और बात करें अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारा वैक्यूम या एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रही हो, दूसरा मीडियम कोई दूसरे मटेरियल का होना चाहिए बट पहला मीडियम वैक्यूम का होना चाहिए, तो ऐसे केस में एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और जिस मीडियम में लाइट जाती है उसमें स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वैक्यूम और एयर टू एनी मीडियम देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिप्रेजेंट करते हैं NM से, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन VM, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एयर में या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है, और अपॉन VM मतलब बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में अप्लाई करें कुछ पर्टिकुलर, जैसे अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाती हो, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ANG से। ANG मतलब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर एयर से वाटर में जाती है तो आप इसे ए एंड डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वी ए और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर यानी वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इनवर्स रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई रे ऑफ लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आप लिखते हैं 1n2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, लेकिन अगर वही लाइट दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में आती है सेकेंड मीडियम के लिए तो आप लिखते हैं 2n1 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। ये दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, LHS का LHS में मल्टीप्लाई और RHS का RHS में, तो हमें मिलने वाला है 1n2 यानी 1 ये टर्म इंटू ये टर्म, 1n2 इंटू 2n1 इक्वल्स टू ये टर्म v1 अपॉन v2 इंटू ये टर्म v2 अपॉन v2। अब ये दोनों v2 कट जाएगा, v1 कटेगा, इक्वल्स टू 1 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास होगा ये 1n2 इंटू 2n1, यहाँ पे ये पूरा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया है 1n2 इंटू 2n1 इक्वल्स टू 1। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1n2, इसको साइड चेंज करके 1 अपॉन 2n1 यानी 1n2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2n1। यानी हम इससे ये कह सकते हैं किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो दूसरे मीडियम के पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल होता है। ऐसी अगर बात करें 3 मीडियम की, अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से वापस फर्स्ट मीडियम में आती हो, जैसे एयर से ग्लास, ग्लास से वाटर, फिर वाटर से एयर में आ जाता हो, तो ऐसे में हम 3 लेंगे। जैसे अगर कोई मीडियम है पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से पहले मीडियम में आती हो लाइट, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल्स टू 1। कभी कभी न्यूमेरिकल में इसका हम यूज कर लेते हैं, और भी तरीके हैं न्यूमेरिकल, इसके यूज के बिना भी हम न्यूमेरिकल यूज लगा सकते हैं। तो अब हम बात करें अगर क्रिटिकल एंगल की, तो क्या होता है क्रिटिकल एंगल। मान लीजिए कि हमारे पास कोई डेंसर मीडियम है, अब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आएगा। तो सबसे पहले चलिए नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं और मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम से कोई रे ऑफ लाइट आएगी और ये रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से बेंड अवे हो जाएगी। क्या होगा अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल को बढ़ा दें, तो जैसे ही हम एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ने लगता है। दूसरे फिगर में आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। थोड़ा और बढ़ाते हैं, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और भी बढ़ जाएगा। और फाइनली हमने इतना बढ़ा दिया, दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दिया कि वो कंडीशन हो गया जिस पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टोटल 90 हो जाएगा और हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो डिवीजन सरफेस के पैरेलल चला जाता है और ये एंगल टोटल 90 हो जाती है। ये एंगल टोटल 90 हो जाती है, इसका मतलब कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होती है, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। डिफाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे डिफिनेशन में ध्यान देने की बात है। यहाँ जो मैंने मेन लिख दिया, मेन नहीं होगा, यहाँ पे वेन होगा। ये चीज़ें आप ध्यान न दें, वेन होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए वेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल है क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन 90 है। क्रिटिकल एंगल को IC या सिर्फ C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट कर देते हैं आप, खास यहाँ आप C से रिप्रेजेंट कर दीजिए, आसान होगी। अब बात करते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। अगर हम ये मान लें कि कोई रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में जाती हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाती हो क्रिटिकल एंगल के बराबर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाती है। तो यहाँ पे इफ़ लाइट गोज़ फ्रॉम ग्लास टू एयर की बात करें तो हम ग्लास से एयर में अगर लाइट जाती है तो GNA लिखेंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये होगा sin I अपन sin R। एट क्रिटिकल एंगल की बात करें तो हम sin I को C से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी क्रिटिकल हो जाता है। और क्रिटिकल एंगल पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे तो हमारे पास होगा GNA इक्वल्स टू sin I अपन sin 90। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो अब sin C अपन sin 90 जो होता है वो 1 हो जाता है। यहाँ से इसको हम उल्टा कर दें, GNA को ANG कर दें अगर, तो हमारे पास हो जाएगा ANG इक्वल्स टू ये sin C अपन 1 का 1 अपन sin C हो जाएगा। और हम जैसा जानते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है 1.57 इक्वल्स टू 1 अपन sin C। इसको हम साइड चेंज करेंगे
तो हमारे पास आएगा साइन सी इक्वल्स टू 1/57। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 0.64 आएगा, और हम जानते हैं 0.64 साइन 42 का वैल्यू होता है। दोनों तरफ से साइन कैंसिल करेंगे तो हमें मिलने वाला है सी इक्वल्स टू 42 डिग्री। यानी जब कोई रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में जाती हो तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री होती है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जो कि क्रिटिकल एंगल पे ही बेस्ड है। क्या होगा अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ा दें? जैसा आप यहाँ पे एक डेंसर मीडियम देख सकते हैं, ये नॉर्मल है और ये कोई इंसिडेंट रे है जो कि क्रिटिकल एंगल पे है। ये तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है, ये क्रिटिकल का फिगर है। क्या होगा अगर हम इस एंगल को यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 यानी क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दें तो होगा क्या, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 से ज़्यादा हो जाएगा और ये रिफ्रैक्टेड रे वापस उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी इंटरनली टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप दूसरे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा किया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल से ज़्यादा कर दिया। तो ऐसे केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो 90 होता था और ये जो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल जाता था, अब ये उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी when angle of incidence is greater than critical angle, then angle of refraction is greater than 90 degree. In this condition, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है टोटली उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी फेनामेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, when light goes from denser medium to rarer medium and when angle of incidence increases to greater than critical angle, then the angle of refraction becomes greater than 90 degree and refracted ray reflects into this same medium. This phenomena is known as total internal reflection. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने बात कर लिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।